हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए, आज जो हम बात करते हैं वो चैप्टर 5 जिसका नाम है पादप जल संबंध, है ना, प्लांट वाटर रिलेशंस। ठीक है भाई, आज का हमारा ये चैप्टर है चैप्टर 5 पादप जल संबंध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन। ठीक है, तो पादप जल संबंध अर्थात प्लांटों में जो जल का अवशोषण होता है, परिवहन होता है, वो किस प्रकार हो सकता है, ठीक है, या किन घटनाओं पर वो निर्भर करता है। तो उन टॉपिकों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में हम जिस मुख्य घटना का अध्ययन करेंगे वो घटना है परासरण। ठीक है, हाँ तो सुनिए, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर में वो है विसरण, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं भाई? डिफ्यूजन। तो क्या होता है विसरण? पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है विसरण की। क्या होती है भाई? कि जो भी पदार्थ के अणु होते हैं, ठीक है भाई, तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विसरण के बारे में, यानी कि डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताऊं कि भाई कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसके हमेशा अणु होते हैं। तो पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता से जब कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं तो इस घटना को हम विसरण कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई बात आपको। चलिए, तो एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है अमोनिया की खुली बोतल को कमरे में रखने पर उसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है भाई, तो ये डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल हमने देखा। एग्जाम्पल क्या कहता है भाई कि मान लीजिए हमारे पास एक कमरा है और उस कमरे में हम अमोनिया की बोतल लेते हैं और उसको उसके ढक्कन को खोल देते हैं। अच्छा, अमोनिया की जो बोतल है उसमें अमोनिया के पदार्थ हैं, अणु हैं। अब बोतल में ही तो ज़्यादा अणु हैं, अर्थात सांद्रता कहाँ है? बोतल में। और बाहर जो कमरा है उसमें क्या है? अमोनिया की सांद्रता नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अब अमोनिया के अणु क्या करेंगे भाई कि उस बोतल से निकलकर, क्योंकि उसका वहाँ कैसा क्षेत्र है? अधिक सांद्रता का क्षेत्र है, कहाँ जाएंगे? बाहर खुले कमरे में। क्यों? क्योंकि वहाँ अमोनिया के जो पदार्थ हैं उनकी सांद्रता कैसी है? कम है। ठीक है, तो जब भी कोई पदार्थ के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करें तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं।
ठीक है। जैसे हम एक बात बताएं कि भाई आपने कई बार देखा होगा, जैसे एक इत्र जब हम कई बार छिड़कते हैं, सेंट जिसको बोलते हैं, तो उसकी खुशबू क्या है, थोड़ी सी देर में ही पूरे उसमें फैल जाती है कमरे में, है ना। क्यों भाई? क्योंकि उसके जो अणु हैं वो तो उस एरिया में ज़्यादा है जहाँ आपने छिड़काव किया है, और जो दूर वाला एरिया है थोड़ा वहाँ कम है। तो वो अणु क्या है, एक साथ तेज गति से उधर की ओर भागते हैं, जिससे क्या है, मतलब विसरण होता है और दूर तक उसकी गंध चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई डिफ्यूजन की, क्या है डिफ्यूजन। चलिए ठीक है भाई, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन और एक इसका एग्जाम्पल। अब इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि डिफ्यूजन में एक छोटी सी हेडिंग और हमको पढ़नी है, उसे कहते हैं हम स्वतंत्र विसरण। क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण। तो देखते हैं स्वतंत्र विसरण क्या होता है। कि किसी भी तंत्र में पदार्थ के अणुओं की सांद्रता अपने ही पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, अन्य पदार्थ की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल, पौधों में O2CO2 जल का विसरण अपनी ही पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए भाई, ये स्वतंत्र विसरण क्या होता है। स्वतंत्र विसरण मैं आपको बता दूं, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि भाई कोई भी तंत्र है, मान लीजिए कोई भी जगह है, ठीक है ना। तो उस जगह में जो पदार्थ के अणुओं की सांद्रता है ना, या पदार्थ के अणुओं का जो विसरण है, वो क्या होता है, अणुओं का विसरण कर देते हैं हम इसको ना, अणुओं का विसरण अपनी ही पदार्थ की सांद्रता पर क्या करती है, निर्भर करता है। जो विसरण की घटना होती है वो अपने ही पदार्थ की सांद्रता पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। ठीक है। हाँ देखो कैसे, कि मान लिया कि हमारे रूम में एक एग्जाम्पल है, चलो ये पौधे वाला आप समझना, कि पौधों में ऑक्सीजन CO2 जल का जो मिश्रण है वो अपनी ही पदार्थ की उपस्थिति पर डिपेंड है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए कि मान लीजिए इस प्लांट, ये वायुमंडल है और इस वायुमंडल में CO2 की सांद्रता ज्यादा है। बात समझना आप, इस वायुमंडल में CO2 की सांद्रता ज्यादा है या कम है ना, कम मान लेते हैं चलो, पर CO2 तो ये लेते हैं, इसलिए वायुमंडल में CO2 ज्यादा मान ली हमने ना, और जो O2 है उसकी सांद्रता भी ज्यादा है। कहाँ? वायुमंडल में। बात समझो आप, वायुमंडल में O2 की सांद्रता ज्यादा और CO2 को मानिए आप वो भी ज्यादा, चलो दोनों मान लेते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का मिश्रण करवाना है। किसका मिश्रण करवाना है? ऑक्सीजन का मिश्रण। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट के पास होती है। कहाँ होती है? प्लांट के पास होती है। तो ये जो ऑक्सीजन, अच्छा पदार्थ के अणु क्या है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, करते नहीं करते? तो होता क्या है
कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है वायुमंडल में, ठीक है, और प्लांटों के पास भी ऑक्सीजन है। ये प्लांट क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो हमेशा प्लांटों के पास ऑक्सीजन कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? चलिए ठीक है, दोबारा समझो, मैं आपको एक अलग तरीके से इसको समझाता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। अब आप समझो, देखना, ये वायुमंडल है और ये प्लांट है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब वायुमंडल में एक CO2 का एग्जांपल लिया हमने। ये जो CO2 है वायुमंडल में, वो CO2 हम मान लेते हैं कि भाई ज़्यादा मात्रा में है वायुमंडल में, और होती भी है, ठीक है। अब यहाँ प्लांट के पास जो CO2 होती है वो होती है कम हमेशा। CO2 जो होती है प्लांट के पास वो कम होती है। तो होता क्या है कि वायुमंडल से CO2 विसरित होकर कहाँ चली जाती है, प्लांट के पास चली गई। तो यदि मैं इस वायुमंडल में O2 की सांद्रता कम मानूं या O2 की सांद्रता ज़्यादा माने, कोई भी हो, आप मुझे बताइए कि O2 की सांद्रता चाहे यहाँ पर कम है या ज़्यादा है, CO2 के विसरण पर इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं आई बात समझ में? भाई आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन चाहे तो कम है चाहे ज़्यादा है, तो इस ऑक्सीजन की सांद्रता से CO2 के विसरण पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। किससे पड़ेगा? केवल CO2 से, कि यदि CO2 वायुमंडल में ज़्यादा है तो ये विसरित होकर प्लांट के पास पहुंच जाएगी, और यदि वायुमंडल में CO2 कम है, ठीक है, तो ये, और यहाँ भी कम है, तो हो सकता है विसरण ही नहीं हो, क्योंकि दोनों जगह सांद्रता समान हो जाएगी, और जब सांद्रता समान हो जाएगी तो विसरण नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि CO2 का जो विसरण हो रहा है वो केवल CO2 की सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है। वायुमंडल में चाहे ऑक्सीजन कम हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन CO2 के विसरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अरे भाई, CO2 का विसरण आपको कराना है तो वो केवल CO2 की सांद्रता पर ही तो निर्भर करेगा। यदि यहाँ वायुमंडल में सांद्रता ज़्यादा है तो ये विसरित होकर प्लांट के पास आ जाएगा, कम है तो नहीं आएगा। लेकिन मैं कहूँ कि भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन कम है तो CO2 का विसरण रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा ना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के अणुओं का विसरण अपने ही पदार्थ की सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। अन्य पदार्थ की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी घटना को हम स्वतंत्र विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वतंत्र विसरण। बात समझ में आ गई कि आपको नहीं आई स्वतंत्र विसरण की? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको बात स्वतंत्र विसरण की कि क्या होता है स्वतंत्र विसरण, है ना। एक बहुत सिंपल सी बात होती है, आप अपने दिमाग में याद रखिए कि भाई मान लीजिए कोई भी तंत्र में यदि विसरण की क्रिया हो रही है तो जो पदार्थ विसरित होगा वो अपने ही अणु की सांद्रता पर निर्भर होकर विसरित होगा। कि मान लीजिए भाई अमोनिया का विसरण हो रहा है तो वो अमोनिया की उपस्थिति से ही प्रभावित होगा, या और कोई पदार्थ की सांद्रता चाहे ज़्यादा है
लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे अमोनिया की बोतल को हमने खोला रूम में, और हमने उसमें क्या कर रखा था कि अगरबत्ती जला रखी थी कमरे में, तो वहाँ मान लीजिए अगरबत्ती की खुशबू के जो पदार्थ थे, कण अणु, वो ज़्यादा थे। लेकिन अब इससे ये थोड़ी होगा कि अमोनिया का मिश्रण नहीं रुक जाए। भाई अमोनिया की सांद्रता बोतल में ज़्यादा है, बाहर कमरे में कम है अमोनिया की, तो अमोनिया का मिश्रण होना जरूरी है, होगा मतलब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्वतंत्र मिश्रण। और इसका एग्जाम्पल जो हमको देखने को मिलता है वो देखते हैं प्लांटों में, कि O2 CO2 जो भी है उनका मिश्रण जो होता है उन्हीं पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, और किसी की उपस्थिति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मिश्रण क्या है भाई, मिश्रण क्या उसका एग्जाम्पल था, और क्या होता है स्वतंत्र मिश्रण, और क्या उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, दो बात हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कि आखिर विसरण की जो घटना है, विसरण की जो घटना है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो समझना आप कि आखिर विसरण की जो घटना होती है उनको कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला तापमान। तो तापमान क्या है, तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनकी सांद्रता जिससे विसरण दर अधिक हो जाती है। सेकंड है पदार्थ का घनत्व। तो घनत्व क्या है, विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो विसरण बराबर 1/√d। नोट, अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में मंद होता है। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। चलिए सुनिए भाई, अभी हमने ये दो कारक देखे हैं विसरण को प्रभावित करने वाले। तो पहला जो कारक है वो होता है तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए तापमान यदि हम बढ़ा दें, तापमान यदि हम बढ़ा दें तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, तो उनकी विसरण दर भी कैसी हो जाती है, फिर अधिक हो जाती है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात हो गई कि विसरण की दर तापमान के कैसी होती है, समानुपाती होती है। यदि आप तापमान बढ़ाएंगे तो विसरण की रेट भी बढ़ेगी, तापमान कम करेंगे तो विसरण की रेट भी कम होगी। ठीक है, तो
तापमान भी हमारे विसरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पदार्थ का घनत्व, कि किस पदार्थ का घनत्व, मतलब जो पदार्थ विसरित होगा उसके उसका घनत्व भी हमारे डिफ्यूजन की रेट को प्रभावित करता है। कैसे? अब वो क्या कह रहा है कि विसरण की जो दर होती है, विसरण की जो दर होती है वो पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि समानुपाती नहीं होती, अपोजिट होती है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है R बराबर 1/√d। ठीक है, तो ये घनत्व है, ये वर्गमूल है, उसके कैसी है, ये व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जिस गैस का घनत्व ज़्यादा होगा, जिस गैस का घनत्व ज़्यादा होगा उसका विसरण उतना ही कम होगा, और जिस गैस का घनत्व कम होगा, गैस का मतलब कोई भी पदार्थ आप मान सकते हैं, कम होगा तो उसका विसरण उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि घनत्व के कैसी है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो घनत्व बढ़ा विसरण घटा, घनत्व घटा विसरण बढ़ा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको दो कारक समझ में आ गए प्रभावित करने वाले। सिंपल से हमें दिमाग में याद रखने कि भाई यदि हम तापमान बढ़ाएं तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है, और घनत्व बढ़ाएं या घनत्व ज़्यादा हो तो विसरण की दर कम, और घनत्व कम हो तो विसरण की दर ज़्यादा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विसरण की जो दर होती है वो पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हमने दो कारक देख लिए। तीसरा जो कारक है विसरण की दर को प्रभावित करने वाला, जो कारक है तीसरा, वो है विसरण दाब की प्रवणता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पदार्थ अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर गति करते हैं। देखो, एक सिंपल सा मतलब है, विसरित होने वाले पदार्थ की सांद्रता जितनी अधिक होगी ना वो उतना ही जल्दी विसरित होगा। मतलब सांद्रता में जितना अंतर होगा, सांद्रता में जितना अंतर होगा उतनी ही वो जल्दी क्या होगा, विसरित होगा। तो हम कहते हैं कि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, यानी कि विसरण की दर बढ़ती जाती है। ठीक है भाई, मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ की एक जगह पर सांद्रता लगभग थोड़ी समान है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो दर अपने आप कम होगी। लेकिन हम कहें कि एक जगह तो 100% है सांद्रता और एक जगह 0 है, तो आप देखिए कितनी तेज गति से वो पदार्थ के अणु फैलेंगे। समझ में आ गई बात? तो हमेशा अधिक सांद्रता जहाँ होगी, अर्थात सांद्रता में जितना डिफरेंट होगा उतनी ही विसरण की रेट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे विसरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक समझ में आ गए आपको। ठीक है भाई, चलिए तो आराम से कर लेंगे ना आप। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसको हम कह रहे हैं क्या, विसरण। क्या कह रहे हैं, विसरण। तो विसरण में हमने क्या पढ़ा आज, विसरण में एक तो इसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन हम सभी जानते हैं कि पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण। एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसे अमोनिया की खुली बोतल को कमरे में रख दें तो अमोनिया की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। उसके बाद हमने देखा स्वतंत्र विसरण। क्या देखा भाई, स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण हम सभी जानते हैं क्या होता है। स्वतंत्र विसरण कि भाई एक ही तंत्र में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं
उनका जो विसरण होता है वो अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, अन्य पदार्थ की उपस्थिति से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पौधों में O2 CO2 जल का जो विसरण होता है वो अपने ही सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता के अनुसार होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित में हमने मुख्य रूप से 3 बातें देखी। ठीक है, एक तो हमने देखा भाई तापमान, और एक देखा घनत्व, और एक देखा विसरण दाब। ठीक है, तो 3 कारक मुख्य रूप से हमारे डिफ्यूजन की घटना को प्रभावित करते हैं। तापमान कैसे प्रभावित करता है, उसके समानुपाती होता है विसरण की दर के। घनत्व ये व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्गमूल के। और विसरण दाब कि अधिक सांद्रता में जितना डिफरेंट होगा, सांद्रता में जितना डिफरेंट होगा उतनी ही तेज गति से डिफ्यूजन होगा, और सांद्रता में जितना कम डिफरेंट होगा उतनी ही कम गति से डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये 3 हमारे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, तो ये हमने घटना देख ली जिसको हम कह रहे हैं क्या, विसरण। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इसके बाद विसरण का महत्व क्या है। विसरण का महत्व, तो विसरण का महत्व मुख्य रूप से हम प्लांटों में पढ़ रहे हैं तो प्लांटों में ही देखेंगे। तो एक महत्व इसका पौधों में O2 CO2 का विसरण, या O2 और CO2 का एक्सचेंज होना, विनिमय होना, कि O2 को छोड़ना, CO2 को लेना। ठीक है, ये सब किस पर डिपेंड करता है, विसरण पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात। और निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। अब ये जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है ये हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे इस पूरी विधि को। तो मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में निश्चेष्ट लिखा हुआ है, तो निश्चेष्ट का मतलब निष्क्रिय होता है। आप नोट कर लेना अगर आपको थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ना। जो निश्चेष्ट जल अवशोषण है ना, उसका मतलब है निष्क्रिय जल अवशोषण। तो विसरण का जो महत्व होता है वो प्लांटों में जैसे O2 CO2 का परिवहन, विनिमय करना, एक्सचेंज होना है ना, और निष्क्रिय जल अवशोषण करना, ये मुख्य घटनाएं प्लांटों में किसके कारण होती हैं, विसरण के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे पूरे डिफ्यूजन के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो ये आपको डिफ्यूजन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप डेफिनेशन समझ गए, उसका एग्जाम्पल समझ गए, स्वतंत्र विसरण आपको पता चल गया, उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया, और प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, चलिए अब हम डिफ्यूजन के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारगम्यता। अच्छा, पारगम्यता का क्या मतलब होता है, आर पार आना जाना। ठीक है, आर पार आना जाना। तो मैं आपको बता दूं कि पदार्थ कोशिका में पारगम्यता के कारण ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ के अणु हैं, मैं ये कहूं कि पदार्थ का वह गुण जिससे वह किसी कोशिका के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, तो इसे हम पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारगम्यता। तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी पदार्थ कोशिका में पारगम्यता के कारण ही अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ कुछ डेफिनेशन हमको पढ़नी है। इस साल एक एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछा गया था, पारगम्यता से। ठीक है, तो पहला है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य, मैं आपको बता दूं कि प्लांटों में जो कोशिका होती है, वह कोशिका कुछ पारगम्यता के आधार पर कुछ टाइप की हो सकती है। उनमें जो पहला टाइप है वो है पारगम्य। तो क्या है? ऐसी परत जो विलायक व विलेय अणुओं के लिए पारगम्य हो, पारगम्य परत कहलाती है। जैसे कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। तो देखिए, सिंपल सी आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्लांट सेल होती है उस पर हमेशा ऊपर की ओर क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। बताओ होती कि नहीं होती है ना? तो कोशिका भित्ति जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि ये कोशिका भित्ति जल के अणुओं को भी अंदर ले लेती है, यानी कि विलायक के अणुओं को, और जो विलेय के अणु होते हैं उनको भी रास्ता दे देती है अंदर आने के लिए। ठीक है, तो देखिए, ऐसी परत जो विलायक और विलेय दोनों के लिए ही कैसी हो? पारगम्य। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पारगम्य परत कह सकते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है भाई? कोशिका भित्ति। समझ में आ गई बात आपको कि कोशिका भित्ति क्या है? क्या है कोशिका भित्ति? कि भाई कोशिका भित्ति एक ऐसी परत होती है जो विलायक और विलेय दोनों प्रकार के अणुओं को अपने अंदर आने देती है और बाहर निकलने देती है। तो ऐसी परत को हम पारगम्य परत कह सकते हैं। ठीक है, तो आप पारगम्य परत की परिभाषा याद रखना और इसका एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है अर्ध पारगम्य या चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, तो देखिए, ऐसी परत जो विलायक के लिए पारगम्य व विलेय के लिए अपारगम्य होती है, तो इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो, ये जो दूसरी परिभाषा है वो थोड़ी मोस्ट है। मैं आपको बता दूं कि सेमी परमेवियल यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली क्या होती है। तो आपको याद रखना है एक शब्द, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है भाई? ये जो कोशिका झिल्ली है ना, कई बार तो क्या होता है कि ये विलायक को के लिए तो कंप्लीट पारगम्य, मतलब जल के अणु के लिए तो पूरी तरीका से, और कुछ विलेय के अणुओं के लिए ही पारगम्य होती है, सभी अणुओं के लिए नहीं।
विलय के कुछ अणुओं के लिए पारगम्य नहीं आ रही बात समझ में। देखो मैंने यहाँ पर आपको दो शब्द लिखाए हैं, एक तो लिखाया है अर्धपारगम्य और एक लिखाया है चयनात्मक झिल्ली। मैंने थ्योरी केवल अर्धपारगम्य की लिखी है और चयनात्मक, और इसको दोनों को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि भाई ये जो कोशिका झिल्ली है वो जल के अणुओं को तो पूरों को अंदर जाने देती है, तो विलायक के अणुओं के लिए तो पारगम्य हो गई। लेकिन ये विलय के अणुओं के लिए दो प्रकार की हो सकती है। क्या कि कुछ सेलेक्टिव विलय के अणुओं को, सेलेक्टिव विलय के अणुओं को तो अंदर आने देती है। तो बताओ जब ये सेलेक्ट करके विलय के अणुओं को अंदर ले रही है तो आप इसको चयनात्मक झिल्ली नहीं बोल सकते, सेलेक्ट करके तो चयनात्मक झिल्ली। और कुछ अवस्थाओं में ये विलय के अणुओं के लिए कंप्लीट रूप से कैसी होती है, अपारगम्य, मतलब किसी भी अणु को अंदर नहीं जाने देती। तो बताओ विलायक और विलय में से एक ही के लिए पारगम्य है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, अर्धपारगम्य भी बोल सकते हैं। तो अर्धपारगम्य और चयनात्मक दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया, नहीं आया भाई? अर्धपारगम्य का तो मतलब आपको ये कहना है कि जिसमें कोशिका झिल्ली केवल विलायक के अणुओं के लिए ही पारगम्य हो, विलय के लिए बिल्कुल भी नहीं हो। और चयनात्मक में विलायक के लिए होती है और विलय के कुछ सेलेक्टिव अणुओं के लिए होती है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन समझनी है इसकी, अर्धपारगम्य की और चयनात्मक झिल्ली की। ठीक है, तीसरी जो है, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, और वो है अपारगम्य। तो ऐसी परत जो या ऐसी संरचना जो विलायक व विलय दोनों के लिए अपारगम्य हो, जैसे क्यूटिकल और कॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्क या काग। तो इस साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा था वो अपारगम्य झिल्ली का एक एग्जाम्पल हमसे पूछा था कि भाई इसका एग्जाम्पल आप बताइए, अपारगम्य झिल्ली क्या है, इसका एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, या कार्क कैसी झिल्ली है, काग जिसको कहते हैं, तो किस प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, तो देखिए भाई एक ऐसी परत भी होती है जो विलायक और विलय दोनों के लिए ही अपारगम्य हो, तो उसे हम बोलते हैं अपारगम्य झिल्ली। तो उसके एग्जाम्पल हैं, एक तो क्यूटिकल जिसको हम उपत्वचा कहते हैं, और एक है कार्क कोशिकाएं। 11वीं क्लास में पढ़ा है हमने कार्क कोशिकाएं, काग कोशिकाएं। तो ये जो दोनों कोशिकाएं हैं या दोनों जो संरचना है वो ना तो विलायक को अंदर जाने देती हैं ना ही विलय को। तो ये कैसी परत है या कैसी संरचना है भाई, अपारगम्य संरचना है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए, तो ये तीन प्रकार की हमारे पास क्या है भाई, झिल्लियां हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, पारगम्यता का टॉपिक है। हमारे पास जो ये टॉपिक था वो था पारगम्यता, है ना, कि भाई कौन पार जाने देता है कौन नहीं जाने देता। तो पारगम्यता वाले टॉपिक में हमने कुछ इम्पोर्टेंट संरचनाएं देखी। वो सबसे पहले देखी भाई कि एक तो ऐसी परत है जो सभी के लिए, सभी को आने जाने देती है, तो वो पारगम्य हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। दूसरा होता है अर्धपारगम्य या चयनात्मक, इसका एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली। ठीक है, और थर्ड है
अपारगम्य, इसका है काग क्यूटिकल। ठीक है, तो देखिए पारगम्य हम सभी जानते हैं कि जो विलायक और विलय दोनों के अणुओं को ही अंदर आने दे और बाहर जाने दे, उसका एग्जाम्पल होता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट अर्धपारगम्य चयनात्मक क्या होता है? चयनात्मक तो क्या है कि विलायक के अणुओं के लिए तो कंप्लीट और विलय के लिए इनकम्प्लीट, तो वो सेलेक्टिव होगी। अर्धपारगम्य में केवल विलायक के लिए ही पारगम्य हो, विलय के लिए बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल कोशिका झिल्ली। और लास्ट अपारगम्य क्या होती है कि जो विलायक और विलय दोनों के लिए ही कैसी हो? अपारगम्य हो, तो उसके एग्जाम्पल क्या हैं? काग और क्यूटिकल। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो ये जो पारगम्यता टॉपिक हमने पढ़ा, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था और यहाँ से किसी भी लाइन से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो बहुत ही सिंपल है ये पारगम्यता। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने करा है वो आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए भाई। अभी जो हमने देखा है मुख्य रूप से विसरण को देखा है, डिफ्यूजन को देखा है, और डिफ्यूजन के बाद हमने बात की है पारगम्यता की, परमेबिलिटी की। तो परमेबिलिटी में हमने कुछ परतों के बारे में बात की थी। ठीक है, और ये पारगम्यता टॉपिक हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अब जो हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है वो हमारे लिए एक घटना का अध्ययन करवाती है और उस घटना को कहते हैं परासरण। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि परासरण की जो घटना होती है वो कभी भी विदाउट अर्ध पारगम्य झिल्ली के नहीं हो सकती, हमेशा किससे होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से ही हो सकती है। ठीक है, तो इसका अध्ययन करने के लिए ही हमको सबसे पहले इन झिल्लियों के बारे में समझना पड़ा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और जो पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परासरण। क्या है? परासरण, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं भाई? ऑस्मोसिस। ठीक है, अब परासरण की आप डेफिनेशन समझना। पहली बात कि परासरण की जो घटना होती है वो एक तो विलयन के मध्य होती है। परासरण की जो घटना है वो विलयन के मध्य ही हो सकती है, जबकि विसरण की जो घटना है वो ठोस अणु विलयन दोनों में हो सकती है। ठीक है, तो परासरण क्या है भाई? इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी है, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से चलो विलयन के घोल लेते हैं, विलयन के घोल से पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले देखिए भाई, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परासरण, ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस, और इस पूरे चैप्टर में हम अब परासरण की घटना का ही क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक में इसकी दो डेफिनेशन है। कई बार तो वो ये कह देता है कि भाई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, और कई बार हम ये पढ़ते हैं कि भाई कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। कहते नहीं कहते? तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में कि भाई परासरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भी लिखा हुआ होता है और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि विलायक के जो अणु हैं, मतलब जल जो होते हैं, देखो परासरण में जल के अणु ही गमन करते हैं हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि परासरण की घटना में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है, विलय के अणुओं को नहीं जाने देती। सिंपल सी बात है ना, है ना? तो इसमें क्या होता है, जल के अणु ही जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर हमारे पास ये 2 विलयन हमने ले लिए। ठीक है, ए विलयन और बी विलयन। अच्छा, ये जो विलयन है वो अति परासरी है और ये है अल्प परासरी। अब मैंने ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिए क्योंकि आप अति परासरी और अल्प परासरी के बारे में जानते हैं। भाई जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है वो तो अति परासरी विलयन होता है, और जिस विलयन की सांद्रता कम होती है वो अल्प परासरी विलयन होता है। होता है नहीं होता? ठीक है, तो आप एक बार यहाँ डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना कि आखिर क्यों इसकी 2 प्रकार की डेफिनेशन होती है। तो देखिए, नॉर्मल वे में जो जल के अणु होंगे वो क्या होंगे? ये अल्प परासरी है, मतलब इसकी सांद्रता कम है, कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो जो जल के अणु होंगे ना, वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र से कहाँ गमन करेंगे? अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ। तो ये तो हो गया हमारे पास परासरण कि भाई विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ये कम सांद्रता वाला है, ये ज्यादा सांद्रता वाला है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला गया। लेकिन कई बार हम ये भी पढ़ते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना भी परासरण कहलाता है। पढ़ते हैं ना? तो मैं आपको बता दूं कि वो केवल विलायक अर्थात जल के लिए होती है। देखो एक डेफिनेशन में आपको बता दूं कि विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से केवल, मतलब विलयन की नहीं, जल की, केवल जल की। तो देखिए ये जो अल्प परासरी विलयन है, ये अल्प परासरी क्यों है? क्योंकि इसमें विलय के अणु कम हैं और जल के अणु ज्यादा हैं। सिंपल है। ये अति परासरी है, जल के अणु कम, विलय के अणु ज्यादा। अर्थात यहाँ जो फ्री जल के अणु होंगे अल्प परासरी में, वो ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे इनसे, अति परासरी से? भाई अति परासरी तो जब होगा ना जब सॉल्यूट के कण ज्यादा हो और सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के कम, जो सॉल्वेंट के अणु है वो कम होगा ना। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट के जो अणु हैं विलायक के वो तो होंगे ज्यादा, और सॉल्यूट के कण वो होंगे कम। नहीं आई बात समझ में? अब आप में मैं ये नहीं कह सकता क्या
कि जल के अणुओं की अधिक सांद्रता, जल के अणुओं की अधिक सांद्रता, स्पेशली जल के अणुओं की, भाई जल के अणुओं की अधिक सांद्रता अल्प पराशरी विलयन में है, ना कि अति पराशरी विलयन में। ठीक है, तो जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना भी क्या हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। घटना सेम है। ठीक है, केवल अंतर इतना है कि यहाँ हम विलयन को लेके चल रहे हैं। अगर हम विलयन की बात करेंगे तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, और यदि हम अणुओं की बात करेंगे, स्पेशली जल के अणुओं की, तो वो अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ जाएगा, कम सांद्रता की ओर जाएगा। क्लियर है? तो एक बार इसको आप बना लो, है ना, मैं लिख देता हूं अधिक जल, तो अब आप समझ जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए ना। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको परिभाषा परासरण की। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और कल इसका अध्ययन करेंगे डिटेल से। ठीक है, परासरण वाले टॉपिक का समझ में आ गई बात। तो परासरण की परिभाषा ही समझना हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था। इसमें दोनों प्रकार की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों प्रकार की परिभाषा, कि आखिर परासरण की परिभाषा दो प्रकार की क्यों होती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं तो ये कहता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, कहीं ये कहता है अधिक सांद्रता से ज़्यादा की ओर जाना, वो सॉरी कम की ओर जाना। तो दोनों में अंतर पता चल गया आपको। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जब जाएगा जब हम विलयन की बात करेंगे, और अधिक से कम की तरफ हम जब बोलेंगे जब हम केवल स्पेशल जल के अणुओं की सांद्रता की बात करें। क्यों? क्योंकि अल्प पराशरी विलयन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा जल के अणुओं का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जल के अणुओं की कंसंट्रेशन हमेशा ही कम होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात हो गई। देखो, कंसंट्रेशन की बात करें हम सॉल्यूशन की, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो, और हम केवल स्पेशली जल के कंसंट्रेशन की बात करें तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। तो दोनों ही डेफिनेशन है, अर्थ दोनों का सेम है। ठीक है, तो इस परिभाषा को ढंग से कर लेना, कन्फ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर लेना। बाकी बातें करेंगे कल।